पिछले एपिसोड में हमने बात की चित्रकूट के उन पत्थरों की जिसकी वजह से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन आया, यानी स्ट्रोमेटोलाइट पत्थर। लेकिन क्या उस वक्त दक्कन या ये विंध्य की पहाड़ियां थी? क्या उस वक्त भारत था? शायद नहीं। तो फिर जीवन इन स्थानों पर हमें कैसे मिल रहा है? चित्रकूट भले ही चित्रकूट नहीं था, भारत भले ही भारत नहीं था, लेकिन ये पत्थर तो थे। उन पत्थरों में या उन पत्थरों से निकले ऑक्सीजन की वजह से जल भी बढ़ता चला गया। वायु पुराण के सृष्टि प्रकरण की पहली ही पंक्ति है, पृथ्वी तल पर अग्नि के नष्ट होने से जल उत्पन्न हुआ। पृथ्वी जल में विलीन हो गई और चारों ओर समुद्र दिखाई पड़ने लगा। पुराण में जो लिखा है कि पृथ्वी ठंडी होती गई तो जल बनने लगा, लेकिन विज्ञान को भी तो इस बात को सिद्ध करना होगा। क्या यूं ही पृथ्वी ठंडी होती गई और स्वतः जल बनता गया? जल तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही बनेगा। तो सूक्ष्म जीवों से ऑक्सीजन निकला, लेकिन उससे समुद्र बनाने लायक जल नहीं बन सकता था। मैंने पहले कहा है कि ऑक्सीजन कुछ पत्थरों और खनिजों में दबा पड़ा था, जो किसी क्षुद्र ग्रह के टकराने से यानी एस्टेरॉयड के टकराने से निकल पड़ा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सौर निहारिका यानी सूर्य के चारों ओर जो गैसीय बादल या नेब्यूला है, वहां से पृथ्वी को जल के कण मिल गए। यह सब मुमकिन है, लेकिन इतने विशाल समुद्र के लिए ऐसा एक स्रोत काफी नहीं था। जल की खोज में हम चलते हैं चित्रकूट से लगभग 400 किलोमीटर पूर्व उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर ओरछा और झांसी से थोड़ा आगे शिवपुरी जिले में। प्रयागराज इलाहाबाद की एक टीम को शिवपुरी के धाला गांव में जमीन से उभरे कुछ क्रेटर मिले। आप अगर गूगल मैप या गूगल अर्थ में भी धाला क्रेटर, फिर से कह रहा हूं धाला क्रेटर टाइप करें तो एक शेर के पंजे जैसा गड्ढा नजर आएगा। गूगल मैप पर देखने से भी वह शेर के पंजे जैसा गड्ढा आपको नजर आएगा। वहीं पे एक टपकेश्वर महादेव का मंदिर भी दिखता है। यहां लगभग 11 किलोमीटर फैला गड्ढा है, लेकिन यह गड्ढा कैसे बन गया? कयास तो यह लगाए जाते हैं कि यह लगभग 25 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसकी कहानी भारत में मिले पहले जीवन से भी पुराने हैं। लगभग 2.5 अरब वर्षों से भी पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष से आकर यहां गिरा और इस टक्कर से इसकी परिधि की जमीन सतह से उठ गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे असंख्य क्षुद्र ग्रहों और उल्का पिंडों के टकराने से 2 घटनाएं हुई। पहली तो ये कि वे अपने साथ बर्फ लेकर आए थे जो पिघलकर पृथ्वी की सतह पर बिखर गए। दूसरा यह कि उनके भीषण टक्कर से पत्थरों में छुपे ऑक्सीजन के कण बाहर आ गए और हाइड्रोजन से मिलकर जल के कण बनाने लगे। उड़ीसा में मिली जिरकॉन मिट्टी, सलेम में मिली चंद्रमा जैसी मिट्टी, कोलार के सोने के खान, दक्कन में मिले जीवाश्म और मध्य प्रदेश का यह क्रेटर आखिर क्या कहता है? क्या जम्बू द्वीप वाकई एक द्वीप था? यह प्रश्न तो तभी हल होगा जब हमें और सरकारी तंत्र को इसमें रुचि होगी। नॉर्वे के क्रेटर को मैं टिकट के पैसे देकर देखने गया था और धाला क्रेटर में मवेशी घूमते रहते हैं। किसी को खबर ही नहीं कि यहाँ बाघ के पंजे का छाप पृथ्वी पर लगभग सबसे पुराने छाप में से एक है। खैर, जीवन का यह दीपक जलते ही बुझने लग गया। हिमयुग आते जाते रहे, मौसम बदलते रहे, ऑक्सीजन अब भी वायुमंडल में ना के बराबर था। पृथ्वी पर जीवन नामुमकिन लग रहा था। 2 अरब वर्ष पूर्व से लेकर अगले 1 अरब वर्ष तक का सबसे नीरस कल्प, इसको बोरिंग बिलियन कहते हैं। लेकिन यह नीरस नहीं था। जब दुनिया सो रही थी, पृथ्वी अपनी जमीन तैयार कर रही थी। काली, नीली या सफेद जैसी भी पृथ्वी 4 अरब वर्ष पूर्व थी, उसमें भारत की भी तो हिस्सेदारी होगी। हमारी जमीन कहाँ थी? यह प्रश्न इसलिए कठिन है
क्योंकि जमीन एक स्थान पर नहीं थी। भारत आज जहां है वहां नहीं था। हमें उस जमीन को ढूंढने के लिए 4 अरब वर्ष पीछे जाना होगा। लेकिन कैसे? 1993 में जे रॉजर्स ने भारत के धारवाड़ और सिंहभूम के क्रेटन से पत्थर उठाए और उनका मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पत्थरों से मिलान किया। ये पत्थर लगभग 4 अरब वर्ष पुराने थे और एक जैसे थे। उनका मानना है कि ये सब मिलाकर एक ही द्वीप थे जिसे उन्होंने उर नाम दिया। आज अरावली, धारवाड़, बुंदेलखंड और सिंहभूम इलाकों में उस काल के पत्थर मौजूद हैं। उर भूमि से कुछ और जमीन जुड़ गई और लगभग 2.7 अरब वर्ष पूर्व एक केनोरलैंड नामक महाद्वीप बना। इस समय तक वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ने लगा था, लेकिन यह महाद्वीप बिखरने लगा। उत्तरी हिस्सा टूटकर दूर चला गया। यह अच्छा ही हुआ। अब धीरे धीरे उत्तर में एक लॉरेंसिया नामक भूमि बनने लगी। यह आज के दक्षिण अमेरिका, उत्तर अफ्रीका और चीन को मिलाकर एक भूमि थी। एक और छोटी भूमि बाल्टिक देशों, वर्तमान बाल्टिक देशों और यूक्रेन को मिलाकर बनी। भारत केनोरलैंड या उर की मुख्य भूमि का ही एक हिस्सा रहा। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व ये सभी द्वीप पुनः करीब आए और कोलंबिया नामक एक महाद्वीप बना। 1.6 अरब वर्ष पूर्व कोलंबिया भी टूटने लगा। उर यानी भारत का खंड पश्चिम की ओर और लॉरेंसिया पूर्व की ओर जाने लगा। इस प्रक्रिया में जो भी पत्थर टूटकर बहते या जमा होते, वह उथले समुद्र में एक नई जमीन तैयार करते। आज का कनाडा और उत्तर पश्चिमी अमेरिका इसी प्रक्रिया से बना, जब दो बड़े भूखंड अलग हुए और नई जमीन तैयार हुई। पृथ्वी पर भूमि बिखर कर भी फैलती जा रही थी। ये महाद्वीप बिखर कर भी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के काफी करीब ही रहे। ध्रुव अब भी खाली थे। 1.2 अरब वर्ष पूर्व ये फिर से जुड़ गए और अब ये कहलाए रोडिनिया। तो एक बार पुनः मैं एक एक करके कहूं। सबसे पहले जो भूमि बनी वो थी उर। उसके बाद उससे टूटकर जो भूमि बनी वो थी लॉरेंसिया। फिर ये वापस जुड़कर बने कोलंबिया और उसके बाद फिर से ये टूटे और आखिर जो भूमि बननी शुरू हुई वहां पर बनी रोडिनिया। रोडिनिया भूमि के कल्पना में भारतीय भूगर्भ शास्त्री संतोष माधव वारियर का बड़ा योगदान है। रोडिनिया के चारों ओर मिरोविया नामक एक विशाल समुद्र था। इस भूमि पर न कोई हरियाली थी और न खास जैविक गतिविधि। यह लगभग आज के आइसलैंड जैसी ही एक धरती थी, एक दुर्गंधित धरती जिससे सड़े अंडे के गंध वाले सल्फर और मीथेन गैस निकल रहे थे। क्या यह रोडिनिया पौराणिक जम्बू द्वीप हो सकता है? पुराणों का पाठ रोचक है, पात्रों और स्थानों से परिपूर्ण, लेकिन उनसे वर्तमान भूगोल को समझना बहुत ही टेढ़ी खीर है। चूंकि पुराण मनुष्य की उत्पत्ति के बाद लिखे गए होंगे, तो यह मानना कठिन है कि उन्हें 1.5-2 अरब वर्ष पुरानी बात मालूम होगी। मार्कंडेय पुराण, जो महाभारत के प्रश्नों के उत्तर व्याख्या में लिखा गया, उसके अनुसार पृथ्वी 7 द्वीपों में विभाजित थी। हर द्वीप समुद्र या जल क्षेत्र से घिरी थी। जैसे आप कागज पर 7 संकेंद्रिक वृत्त यानी कंसेंट्रिक सर्किल बनाए, उनके केंद्र में जम्बू द्वीप रख दे। जम्बू द्वीप के बाहर पलक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप और पुष्कर द्वीप का वर्णन है। ये सभी द्वीप आज के 7 महादेशों से मेल तो खाते हैं, लेकिन रोडिनिया से कोई साम्य नहीं मिलता। पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप 1 लाख योजन यानी लगभग 12 लाख किलोमीटर लंबी चौड़ी थी। जम्बू द्वीप का भिन्न भिन्न वर्षों में विभाजन है और हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष है। जम्बू द्वीप में गंधमादन पर्वत पर एक जामुन का वृक्ष है और इस पर्वत से जम्बू नदी बहती है।
इस कारण यह जम्बू द्वीप कहलाया। लेकिन इस वर्णन से यह स्पष्ट नहीं होता कि आज के परिदृश्य में जम्बू द्वीप कहां था। अगर भारतवर्ष इसका अंश था तो क्या संपूर्ण यूरेशिया जम्बू द्वीप था? पौराणिक व्याख्या से भूगोल को जोड़ना कठिन है और उलझन में डालने वाला भी है। इस पर टिप्पणी करने का अधिकार पुराण विशेषज्ञों को ही है। लेकिन जम्बू द्वीप, भारत खंड और भारतवर्ष नाम बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मिलते हैं। लिखित रूप में जम्बू द्वीप सी अशोक के एक शिलालेख में मिलता है जो सासाराम में मौजूद है। अब इसमें जम्बू द्वीप की चौहद्दी पुराण में कहां तक थी और अशोक के समय कहां थी, इसमें तो स्पष्ट भेद है। लेकिन जम्बू द्वीप को किसी भी ग्रंथ या इतिहास से व्याख्या करें, वह वर्तमान भारत से तो कहीं भी विस्तृत क्षेत्र माना जा सकता है। अगर किसी भारतीय भूगर्भ शास्त्री को रोडिनिया का नाम चुनना होता तो शायद जम्बू द्वीप चुन लेते। इस अगर मगर से बाहर निकलकर अब पुनः वैज्ञानिक व्याख्याओं की परिधि में लौटता हूं। रोडिनिया भी बिखरने लगा। 85 करोड़ वर्ष पूर्व आज का दक्षिण अफ्रीका टूटकर पश्चिम में चला गया और शेष हिस्सा पूर्व की ओर। इसके साथ ही पृथ्वी अगले हिमयुग में प्रवेश कर गई। नीली पृथ्वी फिर से एक श्वेत पृथ्वी में बदल गई। लेकिन अब माहौल बदल गया था। वायुमंडल में फैला कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ने एक ग्रीन हाउस प्रभाव स्थापित किया, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस बार महज 1000 वर्षों में पृथ्वी पिघल गई। इसके सबूत राजस्थान के फलौदी, जो जोधपुर में है, वहां देखे जा सकते हैं, जहां की सपाट धरती इसी युग के ग्लेशियर पिघलने से बनी। हाँ, इस मरुभूमि में कभी ग्लेशियर हुआ करते थे, इस बात को मानना कई लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा ही था। झारखंड में भी इसी हिमयुग के पिघलने से बने गोल पत्थर मिलते हैं। उस समय राजस्थान से लेकर झारखंड तक जो ये भारत है, एक बड़े भूखंड का हिस्सा हुआ करती थी। उसके बाद कई हिमयुग आए और गए। मसलन 3 करोड़ वर्ष बाद फिर से हिमयुग आया। ग्लेशियर फिर से पिघले, बड़े पत्थर टूटने लगे और पृथ्वी पर मिट्टी बननी शुरू हुई। यह चक्र कई बार चला। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि यह चक्र अब तक समाप्त नहीं हुआ है। महादेश अभी भी थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं और क्या पता एक दिन पुनः जुड़कर एक विशाल द्वीप बना लें और सिडनी जाने के लिए हमें हवाई जहाज न पकड़नी पड़े। कई करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन तो था, लेकिन विविधता नहीं थी। सूक्ष्म जीवों और काई की परतों ने ही जीवन का प्रमाण बनाए रखा। आज जब हम अपने आसपास तमाम पशु, पक्षी, पेड़ पौधे देखते हैं तो उनका मूल्य नहीं समझते। इसका मूल्य हम तभी समझेंगे जब पृथ्वी की इस यात्रा को समझेंगे। यह 1000 या लाख वर्षों की बात नहीं है, यह करोड़ों वर्ष का संघर्ष है कि मामूली काई से, मामूली एल्गी से यह जीवन इतना विविध हुआ। हम चिड़ियाघर में पिंजराबंद पशुओं को देख खामखा उत्साहित होते हैं और पत्थरों पर चिपकी काई को कोई महत्व नहीं देते। अगर वह काई न होती तो क्या यह चिड़ियाघर होता? क्या हम होते? एक साधारण उदाहरण देता हूं। हमारी मांसपेशियां प्रोटीन से बनी है। इन प्रोटीन का मुख्य तत्व नाइट्रोजन है। वह हमें कहां से मिलता है? हवा से नहीं, वह हमें मिलता है प्रोटीन वाली दाल से या मांस से। पशुओं में या पेड़ पौधों से ही आता है। इन पौधों में या दाल में यह नाइट्रोजन कहां से आता है? मिट्टी से आता है। मिट्टी में यह नाइट्रोजन कहां से आता है? वह कौन है जो वायुमंडल के ऑक्सीजन को मिट्टी में अमोनिया के रूप में संचय कर देता है, या विज्ञान की भाषा में कहें तो फिक्स कर देता है? यह क्षमता कुछ जीवाणुओं में है। इन्हीं काई जैसे जीवों के बदौलत 65 करोड़ वर्ष पूर्व ऑक्सीजन आज के स्तर पर पहुंच गया। अगर हम उस वक्त होते तो सांस ले पाते, जल पी पाते और संभवतः काई खाकर जीवन भी गुजार लेते। लेकिन उस वक्त हम तो क्या, हमारे जैसे पशु भी नहीं थे। इसकी शुरुआत 58 करोड़ वर्ष पूर्व ही हुई है, जब जेलीफिश और रेंगने वाले कीड़ों के पूर्वजों की उत्पत्ति हुई।
इन कीड़ों ने धीरे धीरे अपने को सुरक्षित रखने के लिए एक शैल का आवरण बनाना शुरू कर दिया। बीकानेर के पास डलमेरा में इन कीड़ों के 55 करोड़ वर्ष पूर्व जीवाश्म मिले हैं। जोधपुर में 56 करोड़ वर्ष पुराने कुकुरमुत्तों के जीवाश्म मिले। इसी समय के एक खास तरह के तिलचट्टों का जिक्र जरूरी है, जिनके कई जीवाश्म हिमाचल के जंक्शर घाटी में मिले हैं। ये ट्राइबोलाइट कहलाते हैं। मुझे ट्राइबोलाइट की समझ नहीं थी, तो यहीं पास के एक जंगल में गया जहां ट्राइलोबाइट, मैं गलत कह रहा था, ट्राइबोलाइट नहीं ट्राइलोबाइट, तो ट्राइलोबाइट के अवशेष मिले उस जंगल में। वहां जंगल में प्रवेश के पहले एक सूचना पट्टिका लगी थी कि ऐसे पत्थर ढूंढिए जिनमें एक कीड़े जैसी आकृति बनी। मैं घंटों तलाशता रहा, लेकिन एक ऐसा पत्थर नहीं मिला। यह विशेषज्ञों का काम है। फिर एक संग्रहालय में मैं देखने गया कि आखिर ट्राइलोबाइट दिखते कैसे हैं। पृथ्वी के पहले विकसित जीवों में से एक को यूं पत्थरों के मध्य कैद देखकर एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे प्रकृति के किसी तकनसीन ने उन्हें जिंदा चुनवा दिया हो। इन्हें ढूंढने की कोशिश वर्षों से भारत में भी होती रही है। 1911 में अरुणाचल में एक अंग्रेज अफसर नोएल विलियमसन की हत्या हो गई। उन्हें ढूंढने गई टीम को वहां अफसर तो नहीं मिले, लेकिन 50 करोड़ वर्ष पुराने वेलवेटी कीड़े के जीवाश्म मिल गए। उस कीड़े का नाम उन्हीं अफसर के नाम पर रख दिया गया। किंतु उस घटना के बाद आज तक किसी ने इस कीड़े की तफ्तीश ढंग से नहीं की। अगर किया जाए तो हमें उस आदम भारत के कई सूत्र मिल जाएंगे कि भारत में जीवन का अर्थ 50 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। 54.2 करोड़ वर्ष पूर्व रोडिनिया का एक और बिखराव शुरू हुआ। रोडिनिया का सबसे बड़ा टुकड़ा था गोंडवाना।